एक टाइम था जब केजरीवाल को देश का सबसे बड़ा आम आदमी कहा जा रहा था। एक ऐसा आदमी जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, जो सिस्टम में बदलाव लाना चाहता था। लोगों ने उसे एक नए भारत की उम्मीद के रूप में देखा, जो पॉलिटिक्स को बदलने गया था, जिसने बड़े बड़े वादे तो किए, जैसे रिवाइव यमुना, स्वराज बिल, जन लोकपाल बिल। केजरीवाल ने 2020 के इलेक्शन में वादा किया था कि अगर आप मेरा साथ दो तो आप और मैं यमुना में 7 डुबकी लगाएंगे। मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। आज हम यमुना की हालत देखें तो वही है जो 10 साल पहले थी। क्या केजरीवाल इसमें डुबकी लगा पाएंगे? हर बार अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे करते हैं, पर क्या पूरे कर पाए? 2015 के मैनिफेस्टो में इनके सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना को साफ होना। क्या हो गई? 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनवाएंगे। क्या बनवाए? और जो बने भी हैं उनकी हालत देख के ही जाने का मन नहीं करे। वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। क्या दिल्ली के कचरे के पहाड़ नजर नहीं आते? 500 न्यू दिल्ली स्कूल खुलेंगे। पिछले 10 साल में 500 स्कूल तो नहीं खुले, बल्कि बने बनाए स्कूल में रिनोवेशन करके एक्स्ट्रा रूम ऐड कर दिए। 20 डिग्री कॉलेज खोलेंगे। क्या बन गए? रिड्यूस पॉल्यूशन के लिए E-Dovan का स्कैम चलाया था, वो भी फेल हो गया। 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपराधियों को सजा दिलवाने वाले आज खुद सलाखों के पीछे खड़े। आओ जानते हैं केजरीवाल की और उनकी पार्टी का डाउनफॉल इस वीडियो में। सोलह अगस्त 1968 को हरियाणा के भिवानी गांव में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे अरविंद केजरीवाल, जिनके पिता गोविंद केजरीवाल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट से टेक ग्रेजुएशन की थी। केजरीवाल 3 भाई बहन थे, बहन गीता देवी और गोविंद राम भाई। अरविंद केजरीवाल का बचपन ज्यादातर टाइम गाजियाबाद, हिसार और सोनीपत में ही बीता था। उनकी स्कूलिंग भी हिसार के कैंपस स्कूल और सोनीपत के एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से हुई थी। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और हमेशा पढ़ाई में अच्छे थे। 12th के बाद उन्होंने IIT JEE एग्जाम दिया। 1985 में उन्होंने AIR 563 आई। फिर केजरीवाल ने IIT खड़गपुर ज्वाइन किया और 1989 में मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इंजीनियरिंग के दिनों में ही उनका इंटरेस्ट सोशल वर्क में बैठने लगा था। वो रामकृष्ण मिशन और नेहरू युवा केंद्र जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काफी टाइम बिताए लगे थे। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद 1989 में अरविंद ने टाटा स्टील जमशेदपुर ज्वाइन किया, जो एक बड़ी जॉब थी, लेकिन उनका मन था गवर्नमेंट सर्विस में था। 1992 में उन्होंने टाटा स्टील से रिजाइन कर दिया और पूरा फोकस सिविल सर्विस की तैयारी में लगा दिया। उसी साल उन्होंने UPSC एग्जाम क्लियर किया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन की। उनका पोस्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ, जहां वो ज्वाइंट कमिश्नर की रैंक तक पहुंच गए थे। लेकिन उनका असली इंटरेस्ट करप्शन को खत्म करना था, इसलिए 1999 में उन्होंने एक NGO स्टार्ट की जिसका नाम था परिवर्तन। ये NGO लोगों की हेल्प करती थी ताकि वो करप्शन फ्री गवर्नमेंट पा सके। IRS में ज्वाइन करने के वक्त ही केजरीवाल करप्शन के खिलाफ लड़ने लगे थे। 2006 तक उन्होंने सोशल वर्क इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया। उनका कहना था कि अगर देश को बदलना है तो सिस्टम के बाहर निकल कर काम करना पड़ेगा। उनके सोशल वर्क को रिकॉग्निशन भी मिला, लोग उन्हें जानने लगे। 2006 में ही उन्हें राम मैगसेसे अवार्ड दिया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा सोशल सर्विस अवार्ड में से माना जाता है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी प्राइस मनी अपने NGO में डोनेट कर दी ताकि करप्शन के खिलाफ लड़ने में और तेजी हो सके। 1999 में एक टीवी जर्नलिस्ट ने उनकी NGO परिवर्तन पर एक रिपोर्ट बनाई। इसी रिपोर्ट के थ्रू अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होती है मनीष सिसोदिया से, जिसके बाद वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर 2006 में दोनों मिलकर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन IAC मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें अन्ना हजारे, किरण बेदी, प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े जैसे एक्टिविस्ट शामिल थे। ये मूवमेंट जन लोकपाल बिल को पास करवाने के लिए था, जो करप्शन के कंट्रोल करने में मदद करता। लेकिन यहाँ एक बड़ा डिफरेंस था कि अन्ना हजारे चाहते थे कि ये मूवमेंट पॉलिटिक्स से अलग रहे, लेकिन केजरीवाल को लगा कि अगर सिस्टम को बदलना है तो पॉलिटिक्स में घुसना ही पड़ेगा। इसी वजह से मूवमेंट 2 हिस्सों में बट गया। शांति भूषण और प्रशांत भूषण केजरीवाल के साथ दे रहे थे, लेकिन किरण बेदी और संतोष हेगड़े उनके डिसीजन से अलग थे। अब तक केजरीवाल लोगों में काफी चर्चित हो चुके थे, जिसके कारण वो एक दिन आ ही जाता जब केजरीवाल ने अपनी नई पार्टी बनाने का अनाउंसमेंट करते। तारीख थी 2 अक्टूबर 2012। 26 नवंबर 2012 को ऑफिशियली आम आदमी पार्टी लॉन्च कर दी जाती है।
आम आदमी पार्टी जिसमें करप्शन का नाम ना हो। 2013 दिल्ली विधानसभा इलेक्शन इंडियन पॉलिटिक्स का एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था। पहली बार एक नई आम आदमी पार्टी एक बड़े एस्टेब्लिश नेताओं को चुनौती दी और एक बड़े बदलाव की शुरुआत की। इस इलेक्शन में एक नया बदलाव किया गया, नोटा का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर्स को एक नए अधिकार की घोषणा की कि अगर उनको कोई भी कैंडिडेट पसंद न आए तो वो नोटा का बटन दबा सकते हैं। दिल्ली में टोटल 70 सीटें थी और हर किसी को लग रहा था कि ये इलेक्शन बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगा, जैसे हर बार होता था। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो एक बड़े पॉलिटिक्स शिफ्ट देखने को मिला। बीजेपी की तरफ से जो हर्षवर्धन की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ रही थी, 31 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस जो शीला दीक्षित की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ रही थी और पिछले 15 साल से दिल्ली में गवर्नमेंट कर रही थी, सिर्फ 8 सीट जीतकर सिमट गई। मतलब एकदम हिस्टोरिक डाउनफॉल हुआ कांग्रेस का। इसके अलावा आपने अपनी पहली ही इलेक्शन में 28 सीट जीतकर जीत हासिल की। जो लोग आपको एक छोटी सी पार्टी मान रहे थे, उन्होंने रिजल्ट देखकर विश्वास नहीं कर हो रहा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को उन्हीं की सीट पर न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से हरा दिया। शीला दीक्षित एक 3 टाइम चीफ मिनिस्टर थी और उनका हारना एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक जैसा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि सरकार कैसे बनेगी। बीजेपी के पास 31 सीटें थी, लेकिन उनके पास मेजॉरिटी नहीं, क्योंकि 36 सीट चाहिए थी सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस वैसे भी हार चुकी थी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपके पास सिर्फ 28 सीटें थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी सरकार ना बना सके। पहले केजरीवाल और उनकी पार्टी हेजिटेट थी, क्योंकि वो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन जब उन्होंने पब्लिक ओपिनियन लिया तो लोगों ने कहा कि उन्हें सरकार बनानी चाहिए और अपने वादे पूरे करने चाहिए। और इसी तरह 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था, जब क्योंकि सिर्फ 1 साल पहले जो आम आदमी करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, वो अब सीएम की कुर्सी पर बैठा था। इस इलेक्शन का इम्पैक्ट सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा बदलाव लाया। इससे ये साबित हो गया कि लोग अब ट्रेडिशनल पार्टीज से थक चुके हैं और एक नया पॉलिटिकल ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस का 15 साल का रूल एक ही इलेक्शन में खत्म हो गया और बीजेपी जो अब तक कॉन्फिडेंट थी कि उनकी सरकार बनेगी, वो भी मेजोरिटी नहीं ला सकी। अरविंद केजरीवाल सिर्फ 49 दिनों तक सीएम रहे और 14 फरवरी 2014 को रिजाइन कर दिया। मतलब 1 महीने में थोड़ा ज्यादा टाइम तक सीएम की कुर्सी पर रहने के बाद उन्होंने अपनी सरकार छोड़ दी। ऐसा इंडियन पॉलिटिक्स में कभी नहीं देखा गया, जो एक सीएम अपनी मर्जी से इतनी जल्दी रिजाइन कर सके। केजरीवाल और आपकी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पहचान थी करप्शन के खिलाफ लड़ाई। इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने वादे किए कि अगर आपकी सरकार बनी तो ये एक स्ट्रॉन्ग जन लोकपाल बिल पास करेंगे। ये बिल करप्शन के खिलाफ एक तलवार बनकर उभरेगा। केजरीवाल का कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर जन लोकपाल बिल पास होने में रोक रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों पार्टी नहीं चाहती कि करप्शन पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, क्योंकि ऐसा होता तो उनके कई नेता और ऑफिसर इसके शिकार हो सकते थे। जब आपको समझ आया कि उनकी दिल्ली असेंबली में उनका सबसे इंपॉर्टेंट बिल पास नहीं हो सकता, तो उनके सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो पावर में बने रहें और करप्शन करें, या फिर सीधा रिजाइन करें और अपनी ईमानदारी दिखाएं। केजरीवाल ने डिसाइड किया, अगर वो जन लोकपाल बिल पास नहीं कर पा रहे हैं तो उनके सीएम बनने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने 14 फरवरी 2014 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल का कहना था कि अगर मुझे करप्शन के खिलाफ लड़ना ही है तो मुझे इस पावर की जरूरत नहीं, ये कुर्सी मेरे लिए सब कुछ नहीं है। मैं ईमानदारी से लड़ने आया था और अगर ईमानदारी से काम नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। केजरीवाल के इस डिसीजन पर लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक तरफ उनके सपोर्टर थे जो कह रहे थे केजरीवाल के अपना ऑनेस्ट डिसीजन लिया, जो इंडियन पॉलिटिक्स में कभी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि पॉलिटिक्स ब्लंडर था। जो लोग आप और केजरीवाल की उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो करप्शन या सिस्टम में रहकर तोड़फोड़ करेंगे, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन। जब केजरीवाल ने रिजाइन किया तब 2014 के विधानसभा इलेक्शन बस आने ही वाले थे। आपने सोचा कि अगर नेशनल लेवल पर भी इलेक्शन लड़ेंगे और करप्शन के मुद्दे को उठाएंगे तो एक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन लोगों में ये मैसेज गया कि आप अभी स्टेबल पार्टी नहीं जो सीरियस गवर्नमेंट कर सके। लोकसभा इलेक्शन हुए,
जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो आपने 400 सीट पर अपने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन सिर्फ 4-5 सीट ही जीत पाई। मतलब रिजाइनेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा उनकी पॉपुलैरिटी पर। लोगों का भरोसा टूट गया था कि आप एक स्टेबल सरकार नहीं बन सकते। 2015 में दिल्ली विधानसभा के फिर से इलेक्शन आते हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट था। 2013 में सिर्फ 49 दिन की सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया, लेकिन 2015 में जो हुआ उसने पूरे पॉलिटिक्स गेम बदल दिया। आपने 70 सीट में से 67 सीटें जीती और एक नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीट समेट पाई। कांग्रेस ने तो खाता ही नहीं खोला। आपकी इस जबरदस्त जीत का क्रेडिट उनके स्ट्रॉन्ग कैंपेन, फ्रीबीज स्टडी और एंटी करप्शन इमेज को दिया गया। लोगों ने आपके ऑनेस्ट और आम आदमी वाला इमेज पसंद आया और उन्होंने केजरीवाल को एक और मौका दिया। आपने इलेक्शन में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही नहीं बल्कि एक मूवमेंट की तरह काम किया। हर गली, हर मोहल्ला, हर बस्ती में जाके उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया। डोर टू डोर कैंपेन, सोशल मीडिया आउटरीच और जनता से सीधा संवाद उनके इलेक्शन स्ट्रेटजी का हिस्सा था। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोगों को रोजमर्रा इशू को डायरेक्टली टारगेट किया, जैसे सस्ती बिजली, फ्री पानी, बेहतर स्कूल और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उनके एजेंडा के सेंटर में। यही वजह थी कि दिल्ली की जनता ने उन्हें सीएम चुनने से फैसला किया। आपके मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए गए जो लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने लगे। आपके हिस्टोरिकल जीत के पीछे बड़े रीजन थे। सबसे पहला रीजन था कि लोकल कैंपेन और फ्रीबीज स्ट्रेटेजी। आपने सिर्फ दिल्ली पर फोकस किया और लोगों को डेली इश्यूज को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे मुद्दे उनके कैंपेन के सेंटर में थे। दूसरा रीजन था आपका एंटी करप्शन इमेज होना। लोगों को लगा कि केजरीवाल एक ईमानदार नेता है जो सच में करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और तीसरा रीजन था बीजेपी की वीक स्ट्रेटेजी और कांग्रेस का क्लीन स्वीप। 2014 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद मोदी की वेव स्ट्रांग थी, लेकिन 8 महीने बाद ही दिल्ली में ये वेव वीक होती गई। बीजेपी ने किरण बेदी को सीएम कैंडिडेट बनाया, लेकिन उनकी कैंपेन उतनी स्ट्रांग नहीं थी। कांग्रेस का तो पूरा खत्म हो गया था, उनका एक भी सीट भी नहीं मिली। जो वोटर्स पहले कांग्रेस को वोट देते थे उन्होंने इस बार आपको सपोर्ट किया। आपकी 2015 में हिस्टोरिक जीत के बाद पार्टी की कई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा। पार्टी में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 67 सीटें जीती, लेकिन धीरे धीरे पार्टी के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज सामने आने लगे जो उनके इंटरनल यूनिटी को तोड़ रहे थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू था प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का पार्टी से निकल जाना। ये दोनों फाउंडिंग मेंबर थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने आपको एक सुप्रीम लीडर मान लिया है। भूषण और यादव कहना था कि पार्टी में डेमोक्रेटिक अप्रोच को इग्नोर किया जा रहा है और एक सिंगल लीडर मॉडल पेश किया जा रहा है जो उनको ठीक नहीं लग रहा। उनका यह भी कहना था कि केजरीवाल जो डिसीजन ले रहे हैं वो पार्टी के विजन के अगेंस्ट है। इसके बाद अप्रैल 2015 में आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी से निकालने का फैसला किया। उन पर यह आरोप लगा कि वो एंटी पार्टी एक्टिविस्ट हैं। दोनों ने पार्टी छोड़ दी और जिसके बाद उन्होंने अपना एक नई पार्टी बनाई, स्वराज इंडिया। लेकिन ये पार्टी के लिए सिर्फ एक मेजर एग्जिट नहीं था। कुमार विश्वास जो आपके एक और इम्पोर्टेंट फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने भी केजरीवाल के कुछ मेजर डिसएग्रीमेंट दिखा। सबसे बड़ा इशू था सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा। 2016 में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से प्रूफ मांगने का कि स्ट्राइक सच में हुई भी है या नहीं। ये स्टेटमेंट कुमार विश्वास को काफ़ी बेचैन कर गई, क्योंकि उनका कहना था कि ये देश की सेना की इज्जत के खिलाफ है। इस डिसएग्रीमेंट के बाद कुमार विश्वास का पार्टी में इन्फ्लुएंस कम होने लगा और उन्होंने पार्टी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत ही हद तक इग्नोर भी कर पाए। आपने 2016 में राज्यसभा के लिए एक नए कैंडिडेट की लिस्ट बनाई, लेकिन उसमें कुमार विश्वास का नाम नहीं था। संजय सिंह और नरेंद्र दास गुप्ता और सुशील गुप्ता को राज्यसभा के लिए टिकट दिया गया, जो कुमार विश्वास काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे। आप में हो रहे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को समझकर प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास के बाद और भी कुछ प्रोमिनेंट लीडर पार्टी से अलग होते रहे थे। ये सब कुछ पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपने जो इनिशियल डेज में एक यूनाइटेड आइडियलिस्टिक और एंटी करप्शन मूवमेंट की शुरुआत की थी, वो इंटरनल डिसीजन और लीडरशिप में के इशू से घिरा हुआ था। लेकिन पार्टी ने अपने कोर
ग्रुप को लीडर को स्टेबल रखा, जिसमें मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, आतिशी और राघव चड्ढा शामिल थे। फिर नवंबर 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल की लीडरशिप में एक नई एक्साइज पॉलिसी लॉन्च की, जो अल्कोहल सेल को मॉडर्नाइज करने का एम करती थी। इस पॉलिसी का मकसद था कि अल्कोहल को बिजनेस सिटी में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिले। लेकिन एक साल के अंदर जुलाई 2022 तक दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने LGVK सक्सेना को एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें ये एलिगेट लगाया कि पॉलिसी में बड़ी वायलेशन हो रही है और दिल्ली गवर्नमेंट ने 800 करोड़ फाइनेंशियल लॉस हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक ED ने ये भी कहा कि पॉलिसी इंटरनली डिजाइन की गई ताकि आपके लीडर्स को फेवर किया जा सके और इसके जरिए कॉकटेल फॉर्मेशन को भी बेनिफिट मिल सके। ये एक्यूजेशन भी लगाए गए कि पॉलिसी का मिसयूज करके 2022 के पंजाब और गोवा इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया गया, जहां आपने सिग्निफिकेंट विन हासिल की। इस केस को लेकर CBI ने सितंबर 2022 में मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के डिप्टी CM थे, और उनके साथ 3 और कॉलीग्स को ऑफिस में रेड किया। ये रेड इसलिए किया गया क्योंकि CBI और ED दोनों को ये एलिगेशन लगाई कि एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम होने में शामिल थे। और फिर 2024 तक ED ने कोर्ट को बताया कि स्कैम का कुल अमाउंट 292 करोड़ था। इसके बाद अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक 9 समन के बाद केजरीवाल को ED ने अरेस्ट कर लिया। ये केस बहुत ही बड़ा था और इसने दिल्ली के पॉलिटिकल सीन को काफी सटायर क्रिएट किया। तो ये था केजरीवाल का राइज एंड फॉल। किस तरह से केजरीवाल एक छोटे से परिवार से निकलकर CM बने और CM बनने के बाद करप्शन में फंसते चले गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।